हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। और स्वागत है लॉयर एकेडमी इंडिया में। और हम लोग आज देखने वाले हैं क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलता है। जो क्रिमिनल सूट होता है, ट्रायल होता है बीएनएसएस के अंदर, वो कैसे चलता है और उसमें क्या क्या धाराएं यूज होती है। क्योंकि आपको पता है सीआरपी से तो हट ही गया है, बट अब क्रिमिनल ट्रायल के लिए बीएनएस ही यूज करेंगे, तो हम उसी के बेस पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे होता है उसका पहला प्रोसेस जो होता है क्रिमिनल ट्रायल का, वो होता है एफआईआर। कैसे एफआईआर रजिस्टर होती है? तो एफआईआर रजिस्टर होती है अ, पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना देने पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्राइम्स में जो होते हैं, जैसे कि गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, फिर असंज्ञेय अपराध होते हैं, उनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनमें जनरल रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। लेकिन एफआईआर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में। चाहे वो सूचना जो है लिखित में देनी हो या फिर अ, वो वहां पर लिख लेंगे। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति वो जाता है तो वो वहां पर लिख लेते हैं। जो एफआईआर की कॉपी है वो निःशुल्क दी जाती है, फ्री में दी जाती है बिल्कुल। और धारा 173 में ही एफआईआर है, वो एफआईआर का प्रोविजन है धारा 73 100 बीएनएसएस में। और 173(3) में क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज होती है तो 173 सब क्लॉज 3 के बीएनएसएस के अंदर आती है। जीरो एफआईआर में जो है किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जीरो एफआईआर का प्रोविजन हमारे बीएनएसएस में डाल दिया गया है अब। इसमें दो केस लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ललिता कुमारी का, एक टी टी एंथनी का है। ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, बिल्कुल मैंडेटरी हो गया आता है एफआईआर दर्ज करना अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। दूसरा, एक ही तथ्यों पर दूसरी एफआईआर दर्ज करना क्या है, प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। तो एक ही तथ्य पर दो दो एफआईआर नहीं दर्ज करी जा सकती किसी के भी खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर होता है धारा 176 में जो थाना प्रभारी है स्वयं या फिर किसी के द्वारा मामले की विवेचना मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। संज्ञेय अपराध में जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें गिरफ्तारी संभव होती है, क्योंकि आपको पता है संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर होती है, बट वो पहले प्री इंक्वायरी करते हैं। शुरू में विवेचना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो मामला है वो गंभीर है या नहीं है, उस हिसाब से वो गिरफ्तारी करते हैं। एक धारा 193 बीएनएसएस में जो है अधिकारी जो है विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गवाहों के बयान दर्ज करते हैं, जो फर्द मौका बयान होते हैं, गवाह होते हैं उसके। ठीक है, गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर और विवेचना पूरी हो जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, जिसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है किसकी, मजिस्ट्रेट की मर्जी से। अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच एक धारा 198 बीएनएसएस के अंतर्गत हो सकती है, क्योंकि अभियुक्त का जो मेडिकल होता है वो भी कराना जरूरी है। इसका केस क्या है, इसमें केस दिया गया है कश्मीरी लाल, स्टेट ऑफ हरियाणा। विवेचना अधिकारी का दायित्व है कि वे अभियुक्त के पक्ष व विपक्ष दोनों के साक्ष्य एकत्रित करें। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ के इकट्ठे कर रहे हैं और जो अभियुक्त है उसकी तरफ के कोई इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसको अभियुक्त बनाया जाता है कि उसने अपराध ही किया हो सकता है उसको फंसाया गया हो, तो दोनों तरफ के ही साक्ष्य इकट्ठे करने चाहिए। ऐसे बिना त्यागी का केस है, ये आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हमारा चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं, चालान कहते हैं। तो वो कैसे होती है, धारा 193 बीएनएसएस में चार्ज जब विवेचना पूर्ण हो जाती है मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है पूर्ण हो जाती है, तो जो पुलिस है मजिस्ट्रेट को क्या करती है, चार्जशीट दाखिल कर देती है, दे देती है, पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, जिसे चार्जशीट इसे ही कहते हैं, आरोप पत्र को। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के बाद में ही आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है, मतलब कि केस जो होता है क्लोजर की तरफ बढ़ जाता है। अब क्या है, धारा 173 193 सब क्लॉज 2 बीएनएसएस में क्या है, गिरफ्तारी से 60 दिन में चालान आवश्यक हो जाता है, मजिस्ट्रेट की अनुमति से 90 दिन तक इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा अभियुक्त को जमानत का अधिकार होता है, जिसे हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। ठीक है, दस्तावेज एफआईआर की प्रति, गवाहों की सूची, चिकित्सा रिपोर्ट आदि चालान के साथ संलग्न होती है, मतलब चार्जशीट के साथ संलग्न होती है। क्लोजर रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है। इसके साथ दो केस है, वो आप एक बार देख लीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंदुजा और स्टेट नारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। जब चार्जशीट दाखिल की जाती है तो जो न्यायालय वो उसका संज्ञान लेता है।
मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं तो पुलिस रिपोर्ट का, शिकायत का या फिर स्वयं की जानकारी, इन तीनों में से किसी का भी संज्ञान ले सकते हैं। संज्ञान एक न्यायिक कार्य है जो कि मजिस्ट्रेट तथ्यों पर विचार कर निर्धारित करता है कि उसे आगे बढ़ने का पर्याप्त आधार है। सत्र न्यायालय क्या करते हैं, सीधे पुलिस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट के आदेश पर संज्ञान लेते हैं। धारा 211 बीएनएसएस कहती है मजिस्ट्रेट शिकायत पर संज्ञान से पूर्व प्रथम पर शिकायतकर्ता गवाह की परीक्षा कर सकता है। ठीक है, मतलब जो शिकायतकर्ता ने अगर कोई शिकायत की है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, शिकायतकर्ता और जो गवाह है उनके क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि ये पता लगे कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये सारी चीजें, ये हमारे केस है वो आप देख लीजिए एक बार। बेल रिमांड अक्यूज्ड ये क्या है, तो जब 167 बीएनएसएस 167 में क्या होता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत में अधिकतम 15 दिन या फिर न्यायिक हिरासत का आदेश दे सकते हैं। धारा 480 से 83 में क्या है, जमानती अपराध में जमानत का अधिकार है, गैर जमानती अपराध में विवेकाधीन का अधिकार है। मतलब के नॉन बेलेबल ऑफेंस में न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि जमानत दी जाए या नहीं, बट जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें तो उन्हें जमानत देनी ही पड़ेगी। जैसे कि 479 बीएनएसएस क्या है, प्रथम बार के अपराधी जो अधिकतम सजा का आधा भुगत चुके हैं उनको जमानत के अधिकार होंगे, हकदार होंगे। ये कैसे समझेंगे आप, ये ऐसे समझेंगे जैसे कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, ठीक है, मर्डर किया, उसकी पूरी लाइफ की उसको सजा हो गई कि होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, एलआई। अब उसने आधी तो काट दी, तो उसके बाद में वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि भाई मेरी आधी सजा हो चुकी है और मेरा प्रथम बार ही अपराध था, उसके बाद में आप अब मुझे जमानत दे दीजिए। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, जमानत उसको दे सकते हैं, वो हकदार हो जाता है जमानत का। 482 बीएनएसएस क्या कहता है, अग्रिम जमानत बेल एंटीसिपेटरी बेल सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय से मिल सकती है। अग्रिम जमानत कैसे मिलती है, अग्रिम जमानत वो होती है कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भी उसको बिना वजह के या फिर किसी ऐसे अपराध में फंसाया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, तो उसमें वो अग्रिम जमानत ले सकते हैं। और जमानत शर्तें उचित होनी चाहिए, निर्धन व्यक्ति पर अत्यधिक राशि नहीं लगाई जा सकती, ये जमानत की शर्तें होती हैं। तो इसके जो ड्राफ्ट वगैरह होते हैं वो भी आप लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं एक किसी दिन दिखा दूंगा आपको, उसका पूरा वो ही बना दूंगा एक सीरीज लीगल ड्राफ्टिंग के लिए, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल, बेल और भी जो कंप्लेंट वगैरह होते हैं उनके सारे के फॉर्मेट डाल दूंगा। इसमें दो केस हैं, जो कि एक है संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। इसमें क्या है, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें बोला था कि केवल अपराध की गंभीरता के कारण अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, आरोप तय किए जाते हैं कि क्या अक्यूज ने क्या क्या अपराध किए और उसके खिलाफ क्या क्या अपराध बैठ रहे हैं। ठीक, जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो, आरोप का सार उसे पढ़कर सुना समझाया जाएगा। जब अभियुक्त जो होता है वो उसका ट्रायल चलता होता है तो उसको लाया जाता है और उसके सामने जो साक्ष्य होते हैं वो पढ़कर सुनाए जाते हैं, साक्ष्य नहीं सॉरी, आरोप जो होते हैं पढ़कर सुनाए जाते हैं कि आपको ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। आरोप में सारी चीजें लिखित होती हैं और इस चरण में अभियुक्त क्या कर सकता है, खुद को दोषी मान सकता है या फिर और नहीं मानता है तो फिर उसका ट्रायल चालू हो जाए। और मोस्टली केसेस में तो कोई भी ये तो कहता नहीं कि मैं दोषी हूँ, सभी कहते हैं कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे को झूठा फंसाएगा, ये सारी चीज होती है कि हर व्यक्ति बचना चाहता है, भले ही वो क्रिमिनल हो या ना हो, लेकिन वो खुद को कभी भी दोषी नहीं बताता। अगर दोषी बता रहा है तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ट्रायल तो चलना ही चलना है। मोस्टली तो केसेस 99% केसेस में ऐसा होता है कि ट्रायल ही चलेगा, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मैंने क्राइम किया है। तो धारा 262 बीएनएसएस में क्या, न्यायालय न्यायालय निर्णय से पूर्व कभी भी पूर्व सूचना देकर आरोप में संशोधन जोड़ सकते हैं। मतलब संशोधन कर सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, या फिर जो आरोप है वो घटा सकते हैं। मान लीजिए कि उसको 302 लगाई उस पर और 307 लगा दी, आईपीसी बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, और 323 भी लगा दी। इनमें से कोई ऐसी धारा थी, मान लीजिए कि वो बच गया जिसका मर्डर लगा तो दी थी
बट वो हॉस्पिटल में बच गया। चलो वो तो छोड़ भी दो, 307 लगा दी थी, लेकिन थोड़ी नॉर्मल ही चोट थी, बट 307 पुलिस वालों ने लगा दी। तो क्या करेंगे न्यायालय, 307 भी हटा देंगे, 323 पर ट्रायल चलने लगेगा। ये होता है। प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर आरोप मुक्त किया जा सकता है, मतलब प्राइमा फेसी अगर केस नहीं तो फिर उसको फ्री किया जा सकता है, छोड़ दिया जाएगा। इसमें केस है तो ये आप देख लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जिसे कहते हैं। जब ट्रायल चलता होता है तो फिर जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होते हैं, सबसे पहले एविडेंस मतलब साक्ष्य होते हैं, जो भी वादी है या जिसने कंप्लेंट की है, कंप्लेनेंट, उसकी तरफ से साक्ष्य दिए जाते हैं। तो वो क्या क्या कर सकते हैं। आरोप के बाद अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। सरकारी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यों की मुख्य परीक्षा होती है। कैसे होती है, मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ 302 में। अब क्या हुआ कि एक्स जो थे उन्होंने देखा मर्डर होते हुए, उन्होंने गवाही भी दी कि हाँ मैं था मौजूद, मैंने देखा था। अब जो सरकारी अधिवक्ता वो एक्स का क्या करेंगे, जेरा करेंगे, उससे एग्जामिनेशन करेंगे और वो पूछेंगे कि क्या आप वहां थे, मौजूद नहीं थे, आपने देखा कौन था कौन नहीं था, क्या यही व्यक्ति था जिसने मर्डर किया था। ये सारी चीजें वो देखते हैं। और अभियुक्त को प्रत्येक अभियोजन साक्षी की जेरा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष विचारण का अधिकार है। ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धारा 311 न्यायालय किसी भी चरण में किसी भी साक्षी को बुला सकता है। नया प्रावधान का इसमें क्या है, इसमें कि साक्ष्यों के साक्ष्य ऑडियो वीडियो माध्यम से भी दर्ज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई विटनेस है, वो नहीं है इंडिया में या फिर नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन दे सकता है अपनी गवाही। दस्तावेजी साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट, चिकित्सा साक्ष्य भी इस चरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रतिकूल साक्ष्य घोषित कर उसी पक्ष द्वारा जेरा की जा सकती है। प्रतिकूल साक्षी हो सकता है हॉस्टाइल विटनेस, जो कि विटनेस बिक गया हो, बिक गया ही कहते हैं इसको, जो अपनी जगह गवाही से पलट जाता है, तो वो होता है। ये आप केस देख लीजिए एक बार। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 352 बीएनएसएस। अक्यूज है उसका जो बयान है उसके बारे में ये बात करता है। धारा 351 बीएनएसएस में अभियोजन साक्ष्य के बाद न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा करता है ताकि वे आपत्तिजनक परिस्थितियों की स्पष्टीकरण दे सके। यह परीक्षा शपथ के बिना होती है। यहाँ झूठ बोलने पर दंड नहीं होता है। मतलब जो अभियुक्त होता है वो झूठ सच बोल सकता है, जो भी उसको कहानी बनानी है बना सकता है, वो कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। वो मौन भी रह सकता है, साइलेंट भी रह सकता है, उसको साइलेंट का अधिकार होता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी तथ्य जो पूछा गया उसके विरुद्ध कोई उपयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया हाँ मैंने मर्डर किया था तो उसका उपयोग उसके ट्रायल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही पूछा चीजें देखी जाती है कि क्या स्थिति जो होती है स्पष्ट की जाती है कि क्या उसने मर्डर किया है और कैसी स्थितियां रही थी, क्या लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे केस लॉज है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। डिफेंस एविडेंस का होते हैं जब जो अभियुक्त वो सॉरी वादी जो होता है, कंप्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूशन जिसको कहते हैं, उसके जब एविडेंस हो जाते हैं, साक्ष्य हो जाते हैं, तो फिर जो प्रतिवादी होता है उसके साक्ष्य होते हैं। प्रतिवादी की तरफ से जो साक्ष्य होते हैं उन लोगों की जेरा होती है, उनके बारे में, उनके प्रतिवादी की तरफ से जो भी साक्ष्य मौजूद होते हैं वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं और इनका जो होता है एक अवलोकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइनल आर्ग्यूमेंट। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है, जब एविडेंस क्लोज हो जाती है, उसके बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाती है। साक्ष्य पूर्ण हो गया मान लीजिए, तो फिर उसके बाद अंतिम मौखिक तर्क होते हैं जो वकीलों की बहस होती है। उसमें सारी चीजों का जिक्र किया जाता है, लिखित में भी बहस दी जाती है या फिर मौखिक भी हो जाती है। ठीक है, तो अभियुक्त लिखित या फिर संक्षिप्त तर्क भी प्रस्तुत कर सकता है, ये इसमें भी लिखा है। फिर क्या होता है, फिर होता है जजमेंट, कन्विक्शन होता है या फिर अक्यूटल होता है। जब पूरा का पूरा ट्रायल हो जाता है, फाइनल हियरिंग हो जाती है, जजमेंट आर्गुमेंट भी हो जाती है, फिर क्या होता है, जो निर्णय होता है लिखित होता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित और खुली अदालत में सुनाया जाता है। सारी चीजें लिखी जाती हैं निर्णय में कि क्यों उन्होंने ये रीजनिंग दी, क्यों उन्होंने ये रीजनिंग दी, कितने पॉइंट्स थे, क्या क्या चार्जेस थे, उस पर क्या क्या चार्जेस हटाए गए, क्या क्या लगाए गए, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। उसको दोष सिद्धि दी गई है या फिर दोष मुक्त किया गया, ये भी दिया जाता है। दोष सिद्धि पर सजा सुनाने से पूर्व अभियुक्त की सजा की मात्रा पर सजा सुना जाएगा कि सजा कितनी दी जानी चाहिए, कितनी नहीं, ये सारी चीजें।
सजा में एक जुर्माना सामुदायिक सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान जोड़ा गया है, इसको भी वो ऐड कर सकते हैं। बहस पूर्ण होने के 45 दिन के भीतर निर्णय हो जाता है, कारण सहित 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। अगर 45 दिन में नहीं निर्णय हो रहा है तो फिर 60 दिन तक उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है विद कॉज, आपको कारण बताना पड़ेगा। इसमें केसेस हैं, जो एक बचन सिंह का केस है, ये तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर वकील साहब बनने वाले हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, केस पढ़िएगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस है, मर्डर के ऊपर है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मर्डर के ऊपर। स्टेट ऑफ बटन बस ये केस है, और एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उसका केस है राइट टू फेयर ट्रायल का, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये जो मेनका गांधी का केस है और बचन सिंह, ये तो दोनों पढ़कर ही देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे केस हैं। ये हमारा पूरा एक चार्ट है जिसको आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे ट्रायल चलता है, क्या क्या धाराएं यूज होती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप वकालत कर रहे हैं, वकील साहब बन चुके हैं और आपको दिक्कत आ रही ट्रायल वगैरह में, तो आपको एक ई बुक की सूचना देनी चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने एक ई बुक बनाई है, इसमें सारे फॉर्म वगैरह है, इसमें सारे ड्राफ्ट भी होंगे सारी चीज़ों के। तो अगर आप ऐसी ये ई बुक लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही उसमें है अवेलेबल, और दोनों ही मिलेंगे आपको, भले ही आप किसी भी तरफ से हो, चाहे हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, उसमें आपको 5 ड्राफ्ट भी मिलेंगे, जो कि मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में आपको बुक मिलेगी और 5,000 प्लस ड्राफ्ट मिलेंगे। और क्या करना है आपको, अगर लेनी है तो आपको इस पे क्यूआर पर पेमेंट करना है, और उसके बाद में आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, और फिर आपको 1 से 2 घंटे में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।